हेलो मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं आपका अपना तनवीर भैया आज और एक नया वीडियो लेके आ गया। तो भाई बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ का 3rd नंबर वाला वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो में 2 वीडियो में कौन कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल्स किया ये हम आपको पहले बताते हैं। उसके बाद आज क्या क्या करेंगे तो इस पे जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम फोर्स निकाले, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा निकाले। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का जो प्रॉपर्टीज था उसका एप्लीकेशन करके निकाले कि भाई अगर कूलम्ब फोर्स क्या करता है, भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है और इसका नेट फोर्स इक्वल टू 0 होता है। तो वहां से एक बार मोमेंटम को नेट फोर्स इक्वल टू 0 तो वहां से मोमेंटम कंजर्व करके हम एक का वेलोसिटी अगर इतना होगा तो दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा ये सब निकाले। उसके बाद और बहुत सारे एप्लीकेशन किए। उसके बाद फिर किस में आ गए, उसके बाद फिर उससे जब एक को फिक्स कर दिया और एक को छोड़ दिए तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, वहां से कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके फिर वहां से निकाले वेलोसिटी। उसके बाद और भी बहुत सारे एप्लीकेशन किए। तो और उसके बाद क्या किए, उसके बाद 2 मल्टीपल चार्जेस ले लिए और मल्टीपल चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स डालेगा, उसका इफेक्ट कैसा रहेगा। उसके बाद वहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि भाई वहां पर जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स देता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है तीसरे चार्ज से। मतलब ये सब कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली हम लोगों ने सीख लिया। तो हमने क्या देखा कि हमने सब वेलोसिटी वगैरह जो निकालना था वहां से निकाल लिया। उसके बाद उसके साथ काइनेमेटिक्स के साथ उसको इंक्लूड किए। उसके बाद काइनेमेटिक्स के साथ इंक्लूड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रिक्शन के साथ उसको इंक्लूड करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ इंक्लूड करेंगे, उसके बाद पेंडुलम के साथ इंक्लूड करेंगे, एक्सेशन के साथ इंक्लूड करेंगे। ये सब करके जितना भी डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है सब प्रॉब्लम हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन के साथ इंक्लूड करके देखते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। Q1 चार्ज को यहाँ पर फिक्स करके रख दिया गया है और यहाँ से r दूरी पर m मास का एक ब्लॉक को रखा गया है। अब बोला है भाई ये Q2 कितना मैक्सिमम होगा ताकि ये यहाँ पर रेस्ट पर रहे और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो इस टाइप का सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोला है तो ये इधर इस तरफ क्या देगा, कूलम्बिक फोर्स देगा। अगर कूलम्बिक फोर्स देगा तो क्या होगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसका ऑपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा। तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करता रहेगा। तो ये कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा तब तक ये रेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, म्यू इनटू एन हो सकता है। और एन क्या है, एन इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स m। तो n इक्वल टू mg हम यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से तो ये बता दिए। अब यहाँ से तो बता दिया। और ये क्या हो सकता है, ये हमेशा किससे ग्रेटर रहेगा, अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो कूलम्बिक फोर्स से हमेशा ग्रेटर रहेगा। और कूलम्बिक फोर्स यहाँ से यहाँ तक का कितना हो सकता है, k into q1 into q2 अपन r स्क्वायर कितना हो सकता है। अब आपको निकालना है कि भाई एक q2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। एक q2 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो बस हो गया, अब यहाँ से निकाल दीजिए। तो भाई म्यू इनटू n का वैल्यू है mg, तो mg यहाँ पर बैठा दिए इक्वल टू k इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू mg इनटू r स्क्वायर अपॉन q1 इनटू k इक्वल टू है q2। तो q2 मैक्सिमम q2 का वैल्यू कितना आ सकता है, म्यू mg अपॉन इनटू r स्क्वायर अपॉन k इनटू q1। तो भाई ये पहला प्रॉब्लम हो गया। तो भाई साहब फ्रिक्शन के साथ कूलम्बिक फोर्स का मिक्सिंग करके एक सवाल कर चुके हैं। अब आप लोगों को बोला कि मैं कूलम्बिक फोर्स के साथ और क्या क्या मिक्सिंग कर सकते हैं, वेज का भी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो वेज प्रॉब्लम के साथ मिक्सिंग करके एक प्रॉब्लम बनाया है, तो प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बोला है भाई वेज के एकदम टिप पे Q1 चार्ज को यहाँ पर फिक्स करके रख दिया गया है और इससे r दूरी पर, इस इंक्लाइन प्लेन पे r दूरी पर एक m मास का ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो ग्राउंड से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब बोला है एक Q2 का चार्ज कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर स्टेडी रहे। तो भाई इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, अब इसको अगर स्टेडी रहना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, ये पहले देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ग्राउंड से परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग गया। और क्या, और तो इस अगर mg को हम ये करेंगे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg cos थीटा, और इस तरफ कितना फोर्स लगेगा इंक्लाइंड प्लेन की तरफ mg sin थीटा।
इतना फोर्स लगेगा। अब देख पा रहे हैं कि इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है और इस तरफ क्या लग रहा है mg cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो इधर कुछ फोर्स होना चाहिए ताकि ये इसको mg sin थीटा को बैलेंस कर दे, इससे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का। अब भाई इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा कब? अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इधर रिपल्सन फोर्स काम करेगा और इधर फोर्स लगेगा। तो भाई Q2 को क्या होना चाहिए? Q2 को नेगेटिव होना चाहिए ताकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स काम करे और ऊपर की तरफ फोर्स लगे। तो भाई Q2 को क्या होना चाहिए? Q2 को नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ से हमको पता चल गया एक पॉइंट कि Q2 नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव हो गया भाई तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो अब निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखते हैं भाई इस तरफ इस तरफ कूलम्बिक फोर्स कितना लग सकता है? इस तरफ कूलम्बिक फोर्स इधर लग रहा है तो कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना लग रहा है। अब क्या होना पड़ेगा? इसका और इसका मैग्नीट्यूड दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी ये रेस्ट पे रहेगा। तब ये दोनों को सेम करते हैं और सेम करके देखते हैं कितना हो रहा है। K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mg होना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पूछा है Q2 का वैल्यू कितना होगा ताकि ये रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब Q2 का वैल्यू यहाँ से हम सेट करके निकाल देंगे तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg R स्क्वायर बाई K इंटू Q1। बस हो गया, Q2 का वैल्यू इतना होना चाहिए तभी ये रेस्ट पे रहेगा। तो भाई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई साहब आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? बस देखा कि पॉइंट चार्ज को लेके फोर्स का कूलम लॉ को बस अप्लाई कर रहे थे। अब पॉइंट चार्ज के जगह अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आ जाए तो वहां पर कूलम फोर्स को, कूलम लॉ को कैसे मतलब अप्लाई करना है ये सब हम सीखेंगे। तो भाई सब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम ये है क्या, ये तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो भाई ये है कि भाई अगर कोई एक रॉड में या फिर एक सर्कुलर रिंग पे या फिर एक सर्कुलर प्लेट पे, अगर एक क्यूब पे, मतलब मान लीजिए कोई भी 2D या फिर 1D या फिर 3D या फिर किसी भी मतलब सरफेस में किसी भी लेंथ में या फिर किसी का वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा मतलब हर जगह मतलब किसी भी एक पार्टिकल को उठा ले तो हर जगह का चार्ज जो मिलेगा और उसी अमाउंट का अगर दूसरे पार्टिकल को भी उठा ले वहां पर भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, तो उसी को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो भाई सबसे पहले 1D ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो 1D ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आता है? रॉड आता है। अगर रॉड को हम एग्जांपल ले लेते हैं तो देखते हैं कि भाई रॉड का कोई भी मतलब यहां से यहां तक का अगर एक डेल्टा x अगर यहां पर लेंथ ले लेंगे और यहां से यहां तक का एक डेल्टा x ले लेंगे, दोनों का लेंथ अगर सेम होगा तो यहां पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहां पर चार्ज जितना मिलेगा, यहां पर चार्ज जितना मिलेगा। अगर दोनों जगह सेम चार्ज मिला सेम लेंथ के लिए तो हम लोग मान लेंगे भाई ये जो चार्ज है एकदम कॉन्टिन्यूअसली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर भाई ये एक चीज तो आ गया भाई, यहां पर दोनों पर क्या सेम लेंथ के लिए सेम चार्ज आ रहा है। तो इसी के लिए एक चीज डिफाइन किया गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी है कि भाई टोटल चार्ज यहाँ पर जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है अपन टोटल लेंथ इक्वल टू है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। और यहाँ पर सर्कुलर रिंग में अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा? सर्कुलर रिंग का टोटल लेंथ कितना है? सर्कुलर रिंग का टोटल लेंथ कितना है? इसका सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2πr। बस हो गया। अब आता है क्या? अब आता है सर्कुलर प्लेट। तो यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट आ गया। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या डिफाइन किया जाता है? वही अगर किसी मतलब छोटा यहाँ पर एरिया थोड़ा सा ले ले, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ले ले, अगर दोनों का चार्ज मतलब यहाँ से यहाँ पर जो चार्ज मिला यहाँ पर दोनों का चार्ज अगर सेम रहा तो बोलेंगे भाई ये एक सेम मतलब ये एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और ये मतलब पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा को क्या बोलते हैं? एरियल चार्ज डेंसिटी। अगर तो भाई इसका एरियल चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सिग्मा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया जिसपे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई यहाँ पर सर्कुलर रिंग का टोटल एरिया कितना है? πr स्क्वायर, और टोटल चार्ज यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। तो सिग्मा इक्वल टू सर्कुलर प्लेट के लिए कितना होगा? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन πr स्क्वायर। भाई वही वॉल्यूम डेंसिटी भी सेम है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको गामा से डिनोट किया जाता है। तो गामा फॉर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? क्यूब का एरिया क्यूब का वॉल्यूम कितना है? क्यूब का वॉल्यूम है a क्यूब। तो भाई अगर एक साइड a है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? a क्यूब, और टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यूब। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन a क्यूब। भाई हो गया। अब देखते हैं अगर रॉड के पास एक पॉइंट चार्ज को रख देंगे तो रॉड उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे।
तो भाई साहब यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि भाई एक रॉड को ले लिया गया और उसका एकदम एंड जो पॉइंट है उससे a दूरी पर एक q चार्ज को फिक्स करके हमें रख दिया। अब बोला है ये जो रॉड है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये आपको निकालना है, और रॉड का जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। ठीक है, तो भाई इसको हम अपन कैसे निकालेंगे? अब चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो भाई हम लोग ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, तो ये लोग क्या करेगा भाई, इसका चार्ज तो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया, ये टोटल L है, तो इसका आधा दूरी हो गया L/2, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी L/2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया L/2 प्लस A। तो भाई यहाँ से टोटल ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्बिक फोर्स F इक्वल टू K इंटू Q अपन L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। ऐसे करके वो लोग खुद ही साइंटिस्ट बन जाते हैं और एकदम ये एक जैसा सेंटर ऑफ मास होता है वैसे सेंटर ऑफ चार्ज खुद को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन भाई सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होता है भाई, ठीक है। तो इसको कैसा करना पड़ेगा? अब हम लोग कूलम्ब फोर्स तो पढ़े हैं। कूलम्ब फोर्स किसके लिए होता है? कूलम्ब फोर्स किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। अब पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए होता है तो भाई ये तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज में तो तोड़ भी सकते हैं, छोटा एकदम छोटा कर देंगे, तो छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अगर पॉइंट चार्ज हो गया तब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको सबको ऐड कर देंगे तो भाई हो जाएगा। अब भाई इसको छोटे टुकड़े में करने के लिए कि हमको एक न्यूटन बाबा ने बहुत अच्छा एक मैथमेटिक्स का टूल दिया। क्या दिया भाई? डिफरेंशिएशन। भाई क्या करते हैं, इसको छोटा टुकड़े में बांट लेते हैं, कैसे? डिफरेंशिएट करके। तो भाई बोला कि भाई यहाँ से x दूरी जाके इस Q चार्ज से x दूरी जाके एक dx का एक एलिमेंट ले लिए, मतलब छोटा वो इतना सा एलिमेंट एकदम पूरा, ठीक है। तो dx में कितना चार्ज इंक्लूड होगा? तो dx में मान लेते हैं dq चार्ज है, dq इक्वल टू कितना होगा? dq का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू dx। अगर फारेनहाइट लेंथ के लिए लैम्डा चार्ज होता है तो dx लेंथ के लिए कितना होगा? लैम्डा इंटू dx, बस हो गया। तो dq हो गया लैम्डा इंटू dx। तो अब इस dx के लिए इस तरफ कितना फोर्स लगेगा? इस तरफ मान लेते हैं एक छोटा फोर्स df लगेगा। फिर ये जो x दूरी पर एक पार्टिकल लेते हैं, फिर यहाँ पर अगर x दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम x लिए, फिर यहाँ पर dx पार्टिकल मान लिए, तो ये भी क्या करेगा? ये भी इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और एक ही सेम लाइन पे फोर्स लगाएगा। तो अपन देख पाएंगे कि सभी एक ही डायरेक्शन पे लग रहा है। अब क्या करेंगे, तो एक छोटा फोर्स अगर df निकाल लेंगे इसी x डिस्टेंस पे दूरी जाके, और dx का एक छोटा एलिमेंट मान के अगर उसके लिए फोर्स निकालेंगे और सभी को ऐसे करके सभी को सम अप कर देंगे तो उसका हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो सम अप करने के लिए एक न्यूटन बाबा ने और एक बढ़िया टूल दिया, क्या? इंटीग्रेशन। तो पहले डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लेते हैं, तो df इक्वल टू कितना हो जाएगा? df इक्वल टू हो जाएगा हमारा k इंटू dq इंटू q अपन कितना हो जाएगा? अपन x स्क्वायर, क्योंकि इस dq चार्ज से यहाँ पर q चार्ज का दूरी कितना है? x है, तो ये हो गया। अब अपन को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो भाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा? लिमिट लगेगा यहाँ पर अगर यहाँ पर a दूरी पर कितना फोर्स है, सॉरी कितना चार्ज है? यहाँ पर 0 चार्ज है, तो 0 चार्ज के लिए यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? 0 लगेगा, तो भाई 0 होगा। और कितना दूरी पर? a दूरी पर कितना फोर्स लग रहा है? 0 हो रहा है। और टोटल फोर्स अब लगेगा, मान लेते हैं ऐड करके f हो रहा है, तो f को यहाँ पर लिख दे। और ये x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? x यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो ये से l प्लस a तक वैरी करेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस क्या है? ये l प्लस a, तो a से l प्लस a तक वैरी करेगा। तो इसका लिमिट कितना होगा? a प्लस l। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो भाई कैलकुलेशन करके हमको क्या मिल रहा है? भाई यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ df क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू f। और इसको यहाँ पर dq के जगह पर इसका वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो dq इक्वल टू क्या है? लैम्डा इंटू dx। तो dq के जगह पर लैम्डा इंटू dx बैठा दिए और इसको एज इट इज रख दिए। उसके बाद यहाँ पर गए और लिमिट को यहाँ पर पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? f, तो f के जगह f बैठा दिए, तो f माइनस 0 हो गया। उसके बाद इसको ये जो कांस्टेंट था k q लैम्डा, ये तो तीनों कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको बाहर निकाल दिए। और 1 dx अपॉन x स्क्वायर था, तो dx अपॉन x स्क्वायर को अगर ऊपर उठा देंगे तो x टू द पावर -2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 अपॉन x। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a टू a प्लस l। उसके बाद लिमिट बैठा दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो भाई समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करके छोटा छोटा टुकड़ों में बांट लेना है, और वहां पर छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दे तो क्या होगा, वहां पर पॉइंट चार्ज में तो कूलम्बिक फोर्स लगा सकते हैं, कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, कूलम्ब लॉ लगा के सटक करके उसका फोर्स निकाल दिया, डीएफ निकाल दिया। उसके बाद सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो सबको ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए सबसे बढ़िया हथियार क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लगा दिया, सटक करके आ गया भाई आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी तरीके का और एक क्वेश्चन में। अब भाई दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई यही वही सेम टाइप वाला क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी वाला क्वेश्चन है। ये बोला है कि भाई ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है यार, और बोला है इसका सेंटर पे क्यू चार्ज को रख दिया गया है, और इसका जो ये है मतलब चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा। आप आपको निकालना है ये जो सेमी सर्कुलर वायर, ये क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो आपको निकालना है। तो निकालिए। तो उसको कैसे निकालना है अब देखिए। तो भाई एक काम करेंगे, इसको भी छोटा छोटा टुकड़ों में बांट लेना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो इसका छोटा छोटा टुकड़ों में बांटेंगे तो कैसे होगा। तो भाई एक काम करते हैं, भाई यहां से थीटा डिस्टेंस जाके, थीटा एंगल जाके डी थीटा का एंगल ले लेते हैं। अब डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो डी थीटा का एलिमेंट ये हो गया। अब इसका लेंथ निकालना है, तभी तो इसका चार्ज निकाल पाएंगे। पहले उसमें क्या किए थे, उसका लेंथ निकाल लिए थे dx, और dx का चार्ज कितना है वो निकाल लिए थे। यहाँ पर तो लेंथ नहीं लिए, यहाँ पर तो थीटा लिया, एंगल लिए, तो एंगल के लिए इसका लेंथ निकालना पड़ेगा पहले। तो लेंथ इसका कितना होगा देखते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल है डी थीटा। तो डी थीटा के लिए इसका रेडियस, इसका आर्क का वैल्यू कितना होगा और निकाल लेते हैं। तो डी थीटा इक्वल टू आर्क तो हमको निकालना है एस अपॉन आर, इसका रेडियस आर है, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो गया आर इंटू डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा में चार्ज कितना ये करेगा, एक्वायर करेगा। तो आर इंटू डी थीटा में मान लेते हैं डी क्यू चार्ज वहां पर है, तो डी क्यू चार्ज, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू इसका जितना लेंथ, तो इसमें उसका चार्ज आ गया, तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, इसका आ गया चार्ज। अब भाई साहब ये छोटे एलिमेंट का चार्ज तो हम निकाल लिए, अब चार्ज निकाल लिए तो अब फोर्स का डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं ये जो छोटा चार्ज है ये और ये, इसका लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस, इसी का आलम काम करेगा। तो इसी का आलम काम करेगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये बाहर की तरफ भागेगा। हो गया। अब भाई देख पा रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा थोड़ा करके हट जाएंगे तो देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है। इधर जाएंगे, यहाँ पर अगर ये थीटा और बढ़ा के यहाँ पर आ जाते तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ जाता, फिर इधर आ जाता, तो फोर्स का डायरेक्शन बार बार चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा तो अपन नहीं कर पाएंगे सबको ऐड, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर होता तो सटक करके ऐड कर देता, लेकिन भाई ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको अपन क्या किए भाई, इसको चलो कंपोनेंट में ब्रेक करके एक बार देखते हैं। तो भाई अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये भी थीटा होगा। तो ये मान लेते हैं ये जो छोटा पार्टिकल के लिए, छोटा इसमें एलिमेंट के लिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो डीएफ लग रहा है। ये थीटा है तो ये लगेगा कितना, डीएफ कॉस थीटा, किधर इस तरफ, और इधर नीचे की तरफ कितना लगेगा, डीएफ साइन थीटा। ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ पर जितना एंगल जाएंगे उसी के लिए यहाँ पर अगर इसको फिर कंपोनेंट में बांटने लगे तो सभी इस तरफ या फिर इस तरफ लग रहा है। तो हमको समझ में आ गया भाई, इसको ऐसा करके इसका अगर समेशन निकालेंगे, इसका अगर समेशन निकालेंगे तो इस तरफ का जितना फोर्स आएगा वो सब ऐड ऑन हो जाएगा, और इस तरफ का जितना फोर्स आएगा वो सब ऐड ऑन हो जाएगा। तो हम इसका ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इसके ऊपर कितना लग सकता है वो निकाल सकते हैं। तो भाई ऐड ऑन करने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लगाओ भाई। अब तो इसके इस तरफ जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो क्या, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना निकलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। ठीक है। और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। अब भाई हम लोगों ने तो लिख लिया इंटीग्रेशन या डीएफ कॉस थीटा होगा, इंटीग्रेशन डीएफ साइन थीटा होगा। अब इसका लिमिट भी तो देना है, ये थीटा कहां से कहां तक जा रहा है ये भी तो देखना है। ये थीटा यहां से शुरू हो रहा है, मतलब थीटा 0 डिग्री एंगल से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। थीटा कितना, 0 to 180 डिग्री, तो 0 to पाई हो गया, यहाँ पर 0 to पाई हो गया। तो भाई लिमिट में बैठा दिया। अब इसका कैलकुलेशन करके निकालना है, इसका भी कैलकुलेशन करके निकालना है। आप लोग कैलकुलेशन करके निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। तो भाई साहब हम लोगों को कैलकुलेशन करना था, तो कैलकुलेशन करने से पहले हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोगों को पहले डीएफ निकालना था। डीएफ कितना हो रहा है वो निकालना था।
तो भाई इस छोटे चार्ज के लिए ये छोटा चार्ज कितना है dq, और तो df इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू dq अपन r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, रेडियस ही तो है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी रेडियस है, तो अपन r स्क्वायर हो गया। तो ये dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू यहाँ पर क्या जानते हैं, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा, तो लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा, तो r स्क्वायर और r एक कट गया, तो यहाँ से df इक्वल टू सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, q इंटू k इंटू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा। तो df को यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई df cos थीटा, और इसको अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो df की जगह ये पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको अब असेंबल कर लिए तो क्या हो जाएगा, 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई k क्यू लैम्डा अपॉन r इंटू cos थीटा डी थीटा। अब k क्यू लैम्डा अपॉन r तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकाल गया। अब सिर्फ इंटीग्रेशन किसका है, cos थीटा का करना है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है, sin थीटा यहाँ पर लिख दिए, और लिमिट कहां से कहां तक था, 0 टू पाई यहाँ पर बैठा दिए, तो लिमिट यहाँ पर बैठा देंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू के क्यू लैम्डा अपॉन r इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा, तो टोटल इसका आंसर 0 हो गया। मतलब ये जो एक्स एक्सिस में इधर और इधर फोर्स लग रहा था वो 0 अपने आप कट जा रहा है। ठीक है, क्यों कट जा रहा है, देखिए भाई, ये इस आधे के लिए फोर्स तो इधर लगेगा और इस आधे के लिए फोर्स इधर लगेगा और सेमी अमाउंट का लगेगा, तो भाई ये इसको कट जा रहा है। यहाँ से भी हम फिजिकली भी वेरीफाई कर लिए। उसके बाद नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको अपन कितना लग रहा है वो अपन को देखना है। तो भाई डीएफ की जगह फिर वही के क्यू लैम्डा अपॉन आर को के क्यू लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा को यहाँ पर पुट कर दिए, के क्यू लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा लिख दिया इंटू साइन थीटा था इसीलिए। तो भाई इसको फिर असेंबल कर लिए, तो के क्यू लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई। अब सिर्फ ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन बाहर निकाल दिए, तो सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिए, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई यहाँ पर लिख दे, तो 0 टू पाई इसको पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 0, और फिर यहाँ पर बैठा देंगे तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ जाता है, फाइनल आंसर आता है 2 × k³ लैम्डा अपॉन r। तो नीचे का तरफ कितना लग रहा है, 2 k³ लैम्डा अपॉन r। तो अपन लोग को समझ में आ गया भाई कैसे ये सब करना है। तो भाई चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और हम अभी नया चैनल शुरू किए इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।